नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। आज का ये वीडियो कुछ घंटों विलंब से जारी हो रहा है। इसके पहले भी बताया गया है कि अब जो है वो नियमित रूप से कभी वो जारी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है नियमित रूप से जारी हो या कभी वो नियमित रूप से जारी होना माने वो ना हो पाए या कुछ घंटों का विलम्ब हो जाए, ये सब जब गतिविधियाँ संगठन की बढ़ेंगी तो इस तरह की बातें आएंगी। तो इसको किसी भी रूप में अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी भारतीय अवाम ताकत दल ने YouTube पर कम से कम 1000 से अधिक जो है वो वीडियो जारी किया हुआ है। उसमें देशभक्ति का, आवाम परस्ती का और दूसरी आज़ादी लाने की काफ़ी सामान और काफ़ी सामग्री, काफ़ी बातें, काफ़ी यानी उसके मर्म तथ्य जो है उसमें दिए गए हैं। और हम सभी का और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का और हमारे आदरणीय भारतीय अवाम का ये परम फर्ज होता है कि उन तथ्यों को और उस सामग्री को जो कि देश में एकता, भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, सद्भाव, अखलाक मोहब्बत लाने के लिए वो सभी सामग्री है वो जन जन तक पहुँचाए अभी सोशल मीडिया के जरिए। और वो पहुँचाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। यदि उनको नहीं आता है मान लीजिए तो आजकल बच्चे बहुत होशियार होते हैं, दक्ष होते हैं, काबिल होते हैं, वो इस काम को कर सकते हैं। तो अपनी देख रेख में उनसे भी वो करवा सकते हैं। ये बहुत बड़ा अभियान को और बहुत बड़े मकसद को हासिल करने वाला ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कल एक परिचर्चा जी न्यूज़ पर देखी गई, जी न्यूज़ का कुछ और भी चैनलों पर देखी गई, जो ये शराब के ठेके इसने केजरीवाल जो मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार है, देखिए इसके पहले भी शराबबंदी का कुछ नाटक जो है वो मैंने वो एन.टी. रामाराव और चंद्रबाबू नायडू ने किया था। जबकि जो घरेलू जो शराब बनती है उसको बोलते हैं अरेक बोलते हैं। तो आंध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में ये जो घर घर शराब बनने वाली अरेक के विरुद्ध जो है एक जन आंदोलन छिड़ा वहाँ की जो है आदिवासी महिलाओं के द्वारा, और वो आंदोलन पूरा जोर पकड़ लिया आंध्र प्रदेश में। और उसी में ये दोनों ससुर दामाद एन.टी. रामाराव और उनके दामाद
एन चंद्रबाबू नायडू दोनों शामिल हो गए और दोनों ने वादा किया कि यदि मेरी सरकार बनती है तो हम ये शराबबंदी पूरे 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 आंध्र प्रदेश में लागू करेंगे। उसी के बूते उनकी सरकार बन गई, मतलब जीत गए और सरकार उनकी बन गई और उन्होंने लागू भी किया। लेकिन 2 ही साल में उनकी सांसें फूल गई और फिर उन्होंने वो वापस जो है वो शराबबंदी को ख़त्म कर दिया और शराब का प्रचलन पूरे प्रदेश में लागू कर दिया। उनका एक खोखला तर्क क्या था कि हमारे राजस्व की हानि हो रही है, हमारे रेवेन्यू लॉस हो रहा है। इसी तरह का नाटक जो है बंसी लाल ने भी किया था, उसने भी इसी तरह का वादा किया था। और ये जो सुशासन बाबू कहलाने वाले, इनका भी नाटक चल रहा था शराबबंदी का। अब तो खैर इनकी असली पोल तो खैर देश के सामने आई गई कि ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी पासा और कितनी बार भी पलट सकते हैं, और ये इनकी असलियत है। और गुजरात में भी इसी तरह से है। गुजरात में भी वो जहरीली शराब से भी काफ़ी लोग मर गए हैं। अब ये केजरीवाल की बात की जाए तो इसका इस वास्तव में वैसे शराब के संबंध में इसकी बात करना थोड़ा सा हम मतलब कि अपने लक्ष्य से थोड़ा यानी भटकाव के रूप में देख रहे हैं। असल अभिशाप है कि ये केजरीवाल इस देश का गद्दार है। इस चीज़ को हमारे सभी भारतीय भाई बहन और जिन्होंने इस केजरीवाल को वोट दिया है, खासकर के दिल्ली के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे पंजाब के आदरणीय भारतीय भाई बहन, और जहाँ ये पांव जमाने जा रहा है हमारे गुजरात के भारतीय भाई बहन और हिमाचल के भारतीय भाई बहन, बहुत गौर से जाने कि ये देश का गद्दार देश के लिए अभिशाप है। और मैं इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि हमारे पूरे देश के भारतीय भाई बहनों को और विशेषकर इन क्षेत्रों के भारतीय भाई बहनों को, गुजरात, हिमाचल, दिल्ली और पंजाब के, देश की अहमियत सबके दिलों में होगी। देश सबसे ऊंचा है, देश है तो सब कुछ है, ये विचार जरूर होगा। तो यदि विचार है तो जो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका ये समर्थक है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि वो भारतीय भाई बहन इस पर जब गौर करेंगे तो बाकी मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और ये शराबबंदी, ये मुद्दे जो है बहुत पीछे छूट जाएंगे कि इस गद्दार से निजात पानी है इस मुल्क को, विशेष करके दिल्ली के लोगों को, पंजाब के दिल्ली के भारतीय भाई बहनों को, पंजाब के भारतीय भाई बहनों को, और जहाँ ये पाँव जमाना चाह रहा है गुजरात के भारतीय भाई बहनों को और हिमाचल के भारतीय भाई बहनों। ये लेकिन फिर भी यदि शराब की बात आई है तब भी इसकी जो इसका घिनौना चरित्र है, इसको हमारे सभी भारतीय भाई बहन गौर से देखें। इसने क्या किया कि शराब पीने की जो उम्र है बच्चों की वो कम कर दिया, 18 वर्ष कर दिया। बताइए 18 वर्ष में तो लोग जो है वो हाई स्कूल इंटर करते हैं, उनको ये शराब पिला रहा है, यानी उनको चरित्रहीन भी वो ये बना रहा है। और जितने भी देश के दुश्मन होते हैं पहले जनता के चरित्र को हरते हैं, उनको मानसिक गुलाम बनाते हैं। जेएनपीसी ने क्या किया? 70 सालों तक मानसिक गुलाम बनाया, और आज सभी राजनीतिक दल मानसिक गुलाम बना रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि भाई सभी भारतीय भाई बहन अपने भारतीय पहचान को समझें, एहसास करें, उससे बर्ताव करें। लेकिन ये सिखा रहे हैं कि नहीं, तुम जो है वो यादव हो, तुम मुस्लिम हो, तो उसका एक समीकरण बनाओ, तो उससे वोट जो है वो उससे वोट जो है
लालू प्रसाद यादव को मिलेगा, तेजस्वी को मिलेगा। ऐसे लोग तर्क दे सकते हैं कि भाई मेरी पार्टी में तो और लोग भी हैं। सत्ता के करीबी होने का ये रोग बहुत जमाने से है। इसीलिए कुछ लोग तो कहते हैं भाई इंडियंस, देखिए जो दुश्मन होते हैं, अंग्रेज दुश्मन थे ना, उन अंग्रेज दुश्मनों के भी जो है आसपास लोग चिपकने वाले थे कि नहीं थे। उसमें जितने भी राजा थे, नवाब थे, जमींदार थे, सब तो चिपके हुए थे। कांग्रेस जो है जो अपने को कहती कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़े, वो खुद चिपकी हुई थी। वो तो आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा पहन करके बिल्कुल शुद्ध रूप से वो अंग्रेजों की दलाल थी, मुखबिर थी, चमचा थी। और जेलों में उसको उसके दामादों की तरह जो है उसको सेवा और सुविधा और फेवर मिलता था उसको। तो हमारे मुल्क के दुश्मनों के साथ इस तरह से रहा है, और यही कारण रहा। अजीत डोभाल ने जो कहा, अजीत डोभाल जो कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने एक बार संकेत दिया था, वो हैदराबाद में बोल रहे थे कि भारत के साथ जितनी भी विदेशी ताकतों से जितनी भी लड़ाई लड़ी, तो उन लड़ाइयों में उन शक्तियों ने हमको परास्त नहीं किया, हम अपनों से हारे। तो अपनों को हराने वाले यही इसी मानसिकता के हैं। बस उनको सत्ता के करीब चाहिए, देश के दुश्मनों के साथ हो जाएंगे। देखिए अंग्रेजों ने जो अत्याचार किया हम भारतीय भाई बहनों के ऊपर, उन्होंने अपने हाथ से नहीं किया। उसकी अंग्रेजों की एक पुलिस थी और सेना थी, उसी के जरिए। उस पुलिस और सेना में कौन था? हम ही लोग थे। तो वो हमारे ही लोगों के द्वारा हमारे ही लोगों पर अत्याचार करवाए थे। ये है, तो ये चरित्र अभी ये बदला नहीं है। हमारे जो है परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, इनकी गाथाएं पढ़ेंगे, कितनी यातनाओं के साथ देशभक्ति के जज्बे को कायम रखा। ये भारतीय जनता दल बता रहा है, उसने अध्ययन किया, देखा है। लेकिन इन देश के दुश्मन जीएनपीसी वालों ने हमेशा उनकी महानता को दबा के रखा। आज भारतीय जनता दल पहली बार इनकी महानता को, इनकी देशभक्ति को, इनकी कुर्बानी को, इनकी शहादत को वो बोल के सामने ला रहा था। इसीलिए इनको बुरा लग रहा है कि भाई जिनको हम दबा के रखे थे, अब ये जो है ये फोर फ्रंट पे आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। और जीएनपीसी की इस चाल में, यानी इनको दबा के रखना, इस चाल में ये बीजेपी भी शामिल, जो कि अपने को राष्ट्रवादी कहती है। ये क्या कर रही है? इनका नाम तो थोड़ा बहुत भुना देती है, लेकिन इसकी मंशा उसी में है कि उसकी मंशा वही है जो जीएनपीसी की है कि इन हमारे अमर शहीदों को, क्रांतिकारियों को दबा के रखना, पृष्ठभूमि में रखना, महत्वहीन में वो बना के रखना। यही मंशा जो है बीजेपी की है। तो ये कम शास्त्रीय किस्म की जो है वो राष्ट्रद्रोही नहीं है, बिल्कुल ये जीएनपीसी के लगभग आसपास जो है ये राष्ट्रद्रोही है, देश की दुश्मन है बीजेपी। तो ये देश के गद्दार केजरीवाल की शराब नीति पर जो चर्चा चल रही थी, कोई भी उसमें केजरीवाल को देश का गद्दार नहीं करा था। बीजेपी वाले जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, उसका जो हिमांशु त्रिवेदी है, वो भी केजरीवाल को गद्दार नहीं करा था। ये सबसे बड़ी गद्दारी है हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोगों की। तो खैर, तो इसने क्या किया, इस गद्दार केजरीवाल ने
वो शराब पीने की उम्र घटाई, 18 पर ले आए। माने जो बच्चे हाई स्कूल इंटर करते हैं वो शराब पी करके, शराब का सेवन करके वो चरित्रहीन बने। ये वैसे भी जैसे कि मैंने बताया था, मोरारजी देसाई जिन्होंने अपने, जब तक वो प्रधानमंत्री रहे जनता पार्टी सरकार के 27 महीने, अपने पूरे प्रधानमंत्रित्व काल में 27 महीने में पूरे देश में उन्होंने शराबबंदी या मद्यपान निषेध लागू किया था। और उनके ज़माने में वही दक्षिण भारत के राज्य, आपके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल सबसे प्रखर विरोधी, और उसमें विशेष रूप से वो आंध्र प्रदेश, उनका एक ही तर्क था, हमारा राजस्व की हानि। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उस आंध्र प्रदेश को समझाया कि शराब जो है, शराब का सेवन जो है, इसके लिए हमारे भारतीय समाज की सबसे बड़ी सामाजिक कीमत चुका रहा है। और इसको वास्तविक रूप में आप जाकर देखिए ना कि शराब जो है कई बुराइयों की जड़ है, सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत बुराइयों की जड़ है, चरित्रहीनता का ये स्रोत है। तो मोरारजी देसाई ने पूरे देश को जगाने के लिए कहा था कि ये शराब के कारण यह देश बहुत सामाजिक कीमत चुका है, और सामाजिक कीमत की भरपाई कोई और कीमत कर नहीं सकती, चाहे वो शराब हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो राजस्व हानि हो, चाहे कोई भी हो। तो चूंकि वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई अर्थशास्त्री भी थे, तो उन राज्यों को बताया कि आप इस तरह से आर्थिक गतिविधि, उद्योग इत्यादि लगा करके उसकी भरपाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो सामाजिक बुराई की जो जड़ है शराब का सेवन, उसको वो उन्होंने उसकी अनुमति नहीं दी, और शराबबंदी पूरे काल में उन्होंने लागू किया। उनको ये सब भुला दिए हैं, कोई भी नाम नहीं लेता। उसी जनता पार्टी से ये समाजवादी पार्टी निकली, उसी जनता पार्टी से जो है ये आपका राष्ट्रीय जनता दल RJD निकला, उसी जनता पार्टी से JDU निकला, उसी जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी निकली। कोई भी मोरारजी देसाई के योगदान को, उनके आदर्शों को और इतनी कीमती बातों को ना तो उनको याद करता है, न उनकी महानता को याद करता है और उनके योगदान को याद करता है। तो इतने बड़े सब गद्दार हैं, जरा इनको पहचानिए। तो दिल्ली वासियों को चरित्रहीन बनाने के लिए इसने शराबबंदी और पैसे कमाने के लिए शायद पहले जो 2% था उसको बढ़ाकर के 12% कर दिया। उनकी वो यानी उनका क्या कहते हैं कि उनका जो शेयर है, और जो 12% किया उसी में से कहा कि भाई जो 12% है तो 6% आप ले लीजिए, और जो 6% यानी इनको दे दीजिए। तो वो भी कमाए, ये भी कमाए। यही लूट और भ्रष्टाचार का ये लबेलुबाब जो है वो सच्चाई है। तो इस तरह से दिल्ली प्रदेश को लूटने वाले ये केजरीवाल, उसका जो असिस्टेंट है, उसका जो सहायक मनीष सिसोदिया, वो बोल क्या रहा है, हम कट्टर ईमानदार हैं। बात बहुत सही। जो कट्टर भ्रष्टाचारी है वो बोल रहा है कि कट्टर ईमानदार है। ये वैसे ही है कि हमारे गांव की राज की भाषा में गांव का डकैत जो डाकट डालता हो लाखों और करोड़ों का, वो आकर घोषणा करे गांव में कि हम भाई कट्टर ईमानदार हैं। इसीलिए तो ये जो GNPC है, जिसने इस देश को बांटा,
सत्ता हथियाने के लिए। उसका राहुल जो है, जिसने देश को बांटा, पाकिस्तान बनवाया, फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, वो कह रहा है जो इतना ही नहीं, और फिर जब नेहरू सत्ता पर बैठा तो लद्दाख का हिस्सा दे दिया, तिब्बत मिलना चाह रहे थे तो तिब्बत को दे दिया दुश्मन चीन को, नेपाल, भूटान, सिक्किम जो मिलने वाले थे यानी उनको भी मिलने नहीं दिया। अपना जो है एक द्वीप था, कोको द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार के उत्तर में था, उसको भी बर्मा के थ्रू चीन के हवाले कर दिया। वो कह रहा है कि भारत जोड़ो, और जिसका नेहरू जो है भाषा के आधार पर प्रांत बनवा करके फिर जो है देश में एक दूसरी वो विखंडन प्रक्रिया चालू कर दी। आज भाषावाद के साथ साथ जो भाषा आधारित जो प्रांत बने हैं वो भाषागत कट्टरता तो है ही, उसके साथ जो है भाषा आधारित जो प्रांत बने हैं वो प्रांतिक कट्टरता देश की एकता की दुश्मन वो बनी है। तो देश को छिन्न भिन्न करने वाला, देश को बांटने वाला, विभाजन कराने वाला और देश के कई हिस्सा जो है वो दुश्मन चीन को देने वाला, आज वो जो पदयात्रा की बात कर रहा है कि भारत जोड़ो, ऐसे देश के दुश्मन और उनके पाखंडी शब्दों को, पाखंडी जो है वो क्वेश्चनों को हमारे भारतीय भाई बहन बहुत अच्छी तरह से पहचाने। भारतीय जनता दल ने स्पष्ट कहा है कि ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, दूसरी और वास्तविक, और ये सारे और दूसरी और वास्तविक आज़ादी की लड़ाई, और उसका मकसद है इन सारे काले अंग्रेजों को, सफ़ेद अंग्रेजों को तो वो भगा दिए थे हमारे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्लाह जी ने इत्यादि ने, खुदीराम बोस जी ने। काले अंग्रेजों को भगाने की जिम्मेदारी शहीद आजम भगत सिंह ने हमारे आपके ऊपर छोड़ा हुआ, वो कर्तव्य निभाना है। तो वो इन काले अंग्रेजों को जो है ये एक शांतिपूर्ण तरीका है चुनाव का, उसके जरिए इनको भगाना है, इनको नस्ल में नाबूद करना है। तो हमारे शहीद आजम भगत सिंह के आदेशों का, आदर्शों का पालन करना है, और इनको पहचाना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये शराब नींद के बहाने हमारे दिल्ली के लोगों को कोई चरित्रहीन बनाएंगे, ये दिल्ली को भी लूटेंगे और कहेंगे कि भारत को विश्व का नंबर 1 बनाना है। तो इनके शब्दों पर मत जाइए, इनके शब्द तो छलने वाले हैं। जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं, मुंह से बोलते हैं, सब विश्वासघाती और धोखेबाज है। इस केजरीवाल को जरा आप लोग पहचानिए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। और मैं समझता हूँ कि देश के सभी लोग, देश के सभी भारतीय भाई बहन, देश के सभी 140 करोड़ भारतीय भाई बहन इस बात से सहमत होंगे कि देश उनके लिए सब कुछ होगा, देश उनके लिए सबसे ऊंचा होगा, अवश्य। उसको यदि कोई कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसके समर्थक को आप क्या कहेंगे? जो जयचंद और मिर्जाफर जैसा गद्दार, अरे जयचंद मिर्जाफर तो उनकी गद्दारी तो बहुत छोटी, बहुत बौनी हो गई। तो इस किस्म का ये गद्दार है। और फिर उसका जो वास्तविक जो चरित्र है, हमारे दिल्ली वासियों को चरित्रहीन बनाना, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको भी नहीं बख्शना। और उसमें एक चीज़ और सामने आई कि गोवा में और जगहों पर भी शराब पीने की उम्र जो है, यानी और हिमाचल में भी वो 18 वर्ष की गई है। उसमें वो हिमांशु त्रिवेदी बोल रहा है कि हमने कम नहीं किया है, ये पहले की सरकारों ने। अरे बेवकूफ़, देश को धोखा देने वाले,
जब तुमको मालूम है कि उम्र जो पहले से की गई है, तुम अपने को राष्ट्रवादी कहता है। राष्ट्रवादी मैंने कहा कि यानी देशवासियों के प्रति भक्ति और इस तरह की नीति जो है वो बच्चों को चरित्रहीन बना रही है, और खास करके स्कूल जाने वाले बच्चों को। तो तुम जैसे राष्ट्रवाद का दम्भ भरने वाले, उसका मुखौटा पालने वाले, उसके आधार पर वोट बटोरने वाले, सत्ता हथियाने वाले, तुम्हारा ये फर्क नहीं बनता कि इस तरह की जो खुराफात वाली हरकत है कि शराब पीने की उम्र जो 18 वर्ष तक कर दी गई है, उसको स्क्रैप करके पूरा जो है वो जो है शराबबंदी लागू करो। तो ये सब बिल्कुल चरित्र से गिरे हुए हैं खुद, और हमारी आवाम को भी गिराना चाहते हैं। और हमारी आवाम को इनका मनसा बस कमज़ोर करना। हमारी आवाम को कमज़ोर करने का जो इनकी मंशा है, एक तो बांट के रखना, दूसरा इनको चरित्रहीन बनाना, इनको घटिया किस्म का जो है वो स्वार्थी बनाना। तभी तो इनको मानसिक गुलाम बना करके तभी तो इनसे वोट छीनेंगे ये। तो उसी प्रकार के देश के गद्दारों और देश के दुश्मन वो जो है दुश्मनों की तरह जो है ये बीजेपी और उसके हिमांशु वगैरह आकर के इस तरह का तर्क देते हैं। भारतीय जनता दल अपने भारतीय भाई बहनों को जगा रहा है और कह रहा है कि इनको पहचानिए, ठीक से पहचानिए। जो भ्रष्टाचार कर रहा है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है, कह रहा है कि हम कट्टर ईमानदार हैं। और उसी प्रकार राहुल भी बोलेगा, राहुल बराबर देश के खिलाफ गद्दारी करेगा, बोलेगा हम कट्टर राष्ट्रभक्त हैं। बीजेपी वाले जो है राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने और जो है यानी सारे देश के दुश्मनों को पालेंगे, जिनका कि विनाश करना चाहिए, जिनको नष्ट नाबूद करना चाहिए, उसको पाल करके बोलेंगे हम राष्ट्रवादी हैं। तो इतने खतरनाक तत्वों को, इतने खतरनाक जो है नेताओं को, प्रवक्ताओं को और राजनीतिक तंजीमों को देश हित में, भारत के हित में और हमारे आपके हित में इनको नष्ट में नाबूद करना है, ये पक्का जानिए। भारतीय एकता के रास्ते में कई खतरनाक किस्म की खाइयां हैं, गड्ढे हैं, बाधाएं हैं। उन बाधाओं से भी हम अपने भारतीय भाई बहनों को भारतीय अवाम ताकत दल उनकी पहचान करवा रहा है, उनको अवगत करवा रहा है, उनसे सावधान रहने के लिए भी कह रहा है। जातिवाद जो है इस देश का सबसे बड़ा जहर है। लेकिन देखिए, ये नीतीश कुमार कहता है कि ये हकीकत है। अब देखने सुनने में आ रहा है कि अब नीतीश कुमार अकेला नहीं है, एक दूसरे राष्ट्रवादी कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, हम देशभक्त हैं, और फलाने सांस्कृतिक संगठन आरएसएस का एक प्रवक्ता सुनने में आया है कि वो संगीत रागी हों चाहे कोई भी हों। मैंने तो 2-3 बार कहा है कि संगीत रागी वगैरह उसके जितने भी सिपह सालार एक साथ बैठ जाएं, और मैं भी बैठता हूँ। देश के लोग बिल्कुल साफ देख लें कि ये आरएसएस वाले ये राष्ट्रवादी हैं और ये देशभक्त हैं, कि ये जीएनपीसी वो जीएनपीसी जो इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप है, उसके ये रक्षक हैं, उसके ये बिल्ली का पंजा है। इतनी खतरनाक ये तंजीम है आरएसएस। तो देश के लोग वो जान जाएंगे। और ये संगीत रागी बात करेगा, उसका आरएसएस जो है इतनी गद्दार नेहरू से देशभक्ति के सर्टिफिकेट लेता है, और उस सर्टिफिकेट को छाती पर लगाकर बोलता है कि नेहरू हमारी शाखाओं में आते थे, और वो लिख कर गए हैं कि आरएसएस एक सांस्कृतिक
और देशभक्ति का संगठन है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बस इसी से अंदाज कर लें कि जो संगठन इतने खतरनाक गद्दार नेहरू से देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेकर के उसको छाती पर चिपका करके दिखाता हो, वो किस किस्म का वो देशभक्ति का संगठन हो सकता है। आरएसएस वालों पर विशेष हमको टिप्पणी नहीं करना है। ये गद्दार राहुल गांधी कितना भी आरोप लगा दे आरएसएस के ऊपर, आरएसएस उसको बिल्कुल बगैर किसी प्रतिरोध के, बगैर किसी विरोध के सब स्वीकारती है। क्यों स्वीकारती है? सिर्फ जो है उस राहुल गांधी को, जीएनपीसी को बचाने के लिए। और हर वक्त इन सब की चाल देखिए, आरएसएस वाले बीजेपी की किस तरह से बचाते हैं। वो मोहनदास करमचंद गांधी गद्दार जो है वो जवाहरलाल नेहरू के लिए खतरा बन गया था, इसलिए ज़्यादा दिन तक रहता तो वो सारी साजिशों का खुलासा करता मोहनदास करमचंद गांधी कर सकता था। जो साजिशें इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए की गई थी, जो साजिश। और जैसा कि बताया गया है कि इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में कोई नहीं था, न तो कोई कांग्रेसी था और हमारे देश के लोग भी नहीं थे। सिर्फ दो ही लोग थे, एक गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और दूसरा वो अंग्रेज। और इसलिए अंग्रेज अपना जो है प्रतिनिधि जो है उस प्रतिनिधि को यही बनवाया गद्दार जवाहरलाल नेहरू। कहता कि देश आज़ाद हो गया। आज़ाद होने पर भी इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेज को ही भारत का मुखिया बनाया। इसकी गद्दारी के नमूने तो आप देखिए, आप सभी लोग। तो इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में सिर्फ दो ही लोगों का समर्थन प्राप्त था। एक तो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी का, जो कि उस समय कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य तक नहीं था, सदस्य भी नहीं था। ये देखिए, यानी निश्चितता की पराकाष्ठा। और फिर वो माउंटबेटन और सब कैसे इसका इल्जाम मढ़ते हैं। जिस कांग्रेस ने विभाजन का प्रस्ताव पास किया और इस सच्चाई को इन सबों ने पूरे देश से छुपाया। इस सच्चाई को बीजेपी वाले भी जानते थे, आरएसएस वाले भी जानते थे और बाकी पार्टियां भी जानती थी कि देश को बांटने का प्रस्ताव कांग्रेस ने पास किया हुआ है। समाजवादी पार्टी भी जानती है, टीएमसी भी जानती है, आरजेडी भी जानती है, टीडीपी भी जानती है, डीएमके भी जानती है, एआईएडीएमके भी जानती है, शिवसेना अकाली वाले भी जानते हैं, एनसीपी वाले भी जानते हैं। कोई नहीं कहता है कि कांग्रेस ने खुद देश को बांटने का प्रस्ताव पास किया। बीजेपी भी जानती है, आरएसएस भी जानती है। इन सबसे सवाल हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरूर करें और ये करें कि भाई जब कांग्रेस ने खुद देश बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है तो फिर कैसे ये कांग्रेस जो है किसी और के सिर या जिन्ना साहब के सिर ये इल्जाम ये सब मढ़ते हैं और आज तक मढ़ रहे हैं कई तरीकों से। देश विभाजन एक बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ी दुखद घटना है, जिसका जिम्मेदार सिर्फ यही दोनों हैं, गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार जो है मोहनदास करमचंद गांधी। आज भी उसकी साजिश चले, उस साजिश में सभी शामिल हैं उसको ढकने के लिए। क्या ढकने के, यानी इस तथ्य को ढकने के लिए कि इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार यही दोनों हैं, गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास गांधी। इसको ढकने के लिए ये सब जो अभी बताया गया, आरएसएस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, जो है आरजेडी, बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी, शिवसेना, एनसीपी, टीडीपी, डीएमके, एआईडीएमके, अकाली और आम आदमी पार्टी,
और आज भी उसकी गाथा जो कुमार विश्वास आज भी वो गाता है उसके नेहरू की चमचागिरी में। जो है भारतीय अवाम ताकत ने उसको भी आईना दिखाया। हालांकि उस विभाजन के विषय में यदि देश को बताया जाए तो कई हजारों हजारों वीडियो वो खर्च हो जाएंगे, लेकिन सारांश में जरा समझिए कि एक तर्क गढ़ते हैं जेएनपीसी वाले, और उसी में ये बीजेपी भी शामिल है कि इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, और ये धर्म की बात क्या करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर ये सब निशाना साधते हैं कि ये क्यों, कि जब धर्म के आधार पर पाकिस्तान बन गया तो यह क्यों पड़े रह गए, इस तरह की बात करते हैं। भारतीय जनता दल ने बराबर बताया है कि ये देश का बंटवारा धर्म के आधार पर बिल्कुल नहीं हुआ है। कुछ सिरफिरे हर जगह होते हैं, उन सिरफिरों से जो है वो उन सिरफिरों से कोई जनरलाइजेशन वो सामान्य की बात नहीं कि वो कही जा सकती है। तथ्य ये भी बताते हैं सिर्फ 10% इस्लाम आस्था वाले लोगों ने पाकिस्तान की बात कही थी। 90% जो है वो भारत के विभाजन के खिलाफ थे। 90% इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो है विभाजन के खिलाफ थे। ये जो है जो चुनाव हुआ था जो है 1946 के आसपास वो स्पष्ट वो बता रहा है। तो ये तथ्य सभी भारतीय भाई बहनों को अच्छी तरह जानना चाहिए कि हमारा देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं हुआ था। ये विभाजन सिर्फ नेहरू को सत्ता दिलाने की साजिश का एक जो है दुष्परिणाम है, और साजिश में दोनों शामिल हैं, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जो है नेहरू। और नेहरू की क्या स्थिति है कि जिसके पक्ष में भारत का कोई है ही नहीं, इसलिए और एक दावेदार खड़ा हो गया प्रधानमंत्री के रूप में, वो जिन्ना। उसकी बेवकूफ़ी तो देखिए, वो भारत के प्रधानमंत्री का दावा करता है और पाकिस्तान के एक टुकड़े पर जो है वो खामोश हो जाता है। ये उसकी गद्दारी जो है वो कही जा सकती है। इसी गद्दारी के कारण ये बड़े बड़े गद्दारों की गद्दारी जो है वो इसी से वो ढकने की कोशिश करते हैं। और ये बात किसी के भी दिमाग में नहीं पड़ सकती कि जो मोहम्मद अली जिन्ना भारत यानी अविभाज्य यानी विभाजन के पूर्व पूरे भारत के प्रधानमंत्री पद का दावा करता है, वह उस पूरे भारत के एक छोटे से टुकड़े पर कैसे खामोश हो गया। और यही खामोशी जो है बहुत बड़े अभिशाप को जन्म देती है। इसीलिए ये सब साजिश करके उनके मत्थे बढ़ते हैं। तो भारत का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं हुआ। और भी तथ्य जो है चिल्ला के कहते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ से जाने का जो प्रोग्राम किया था वो 30 जून 1948 वहाँ तक गया था। तो जब इन सबों को मालूम हुआ कि यदि एक टुकड़ा दे करके इस जिन्ना को जो जिन्ना ने भारत के प्रधानमंत्री पद का दावा किया था, कब किया? जबकि ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी पूरे कांग्रेस को दबा करके पटेल को दबाया। पटेल को तो लास्ट में दबाया, अंत में, लेकिन इसके पहले जब कृपलानी को दबाया, मौलाना आज़ाद को इस्तीफा दिलवाया, और जो है उनसे सीता भीरमैया पट्टा भीरमैया को दबाया। तो पूरा कांग्रेस का मैदान बिल्कुल साफ कर दिया इसने। गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने नेहरू के लिए। तो उस कांग्रेस में जो है, हालांकि कांग्रेस में एक भी कांग्रेसी जो है उसके पक्ष में नहीं था, लेकिन फिर भी इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने नेहरू के लिए पूरा रास्ता बना दिया, सबको दबा दिया। जो है सीता भीरमैया को भी जो कि उनको भी माने कुछ वोट मिले थे।
और जेबी कृपलानी को सबसे अधिक वोट मिले थे उनको, सरदार पटेल को, इनको भी दबा। तो जब 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 पूरी पूरी कांग्रेस में उसके लिए रास्ता साफ हो गया, तो कांग्रेस के बाहर जो मुस्लिम लीग थी उसका ये मोहम्मद अली जिन्ना, इसने दावा कर दिया भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए कि जब इतना निकम्मा किस्म का को देश के सत्ता पर बिठाया जा रहा है, तो हम तो उससे अधिक काबिल हैं और तजुर्बेकार हैं और उम्र दराज भी हैं। तो दावा तो सही था, लेकिन इस मोहम्मद अली जिन्ना की ये बेवकूफ़ी या गद्दारी तो देखिए कि जब तुम अविभाजित भारत यानी पूरे भारत के प्रधानमंत्री पद का दावा कर रहे हो, तो कैसे उसके एक टुकड़े पर शांत हो गए, खामोश हो गए। ये तो अब कोई तो बोला था कि शायद फिर वापस भारत आने की बात कर रहा था, फिर इस गलती को ऊपर बड़ा पछतावा था। ये ऐसे भी किस्से, और खैर उसकी गलती तो थी भी नहीं। ये हाँ, गलती इस थी कि वो क्यों शांत हो गया। यदि वो शांत ना होता तो ये दोनों गद्दार बड़े अच्छे तरीके से जो है वो बेनकाब होते, बहुत बेनकाब होते। तो एक तो धर्म के आधार पर नहीं हुआ था, और जो है अंग्रेज जाने की जो है वो उनकी तारीख थी 30 जून 1948। लेकिन जब देखा कि भाई इससे सत्ता मिल सकती है, और यदि जिन्ना को यदि एक टुकड़ा मुंह में डाला जाए तो यदि वो शांत हो गया, तो पूरा मैदान वो नेहरू को प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में कोई आ ही नहीं सकता। सुभाष चंद्र बोस को तो पहले ही इसने निपटा दिया था, उनको मार करके रूस के जंगलों में रूसी शासकों से मिल करके रूस के जंगलों में या साइबेरिया के जंगलों में वो हमने निर्मम यातनाओं के साथ उनको मरवा दिया। तो उनको ये एक सबसे बड़ा कांटा, यानी गद्दार जवाहरलाल नेहरू की जो प्रधानमंत्री बनने या उसका सत्ता हथियाने की महत्वाकांक्षा के रास्ते में सबसे बड़े रोड़ा थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। तो उनको तो मरवा दिया, मरवा करके फिर एक झूठी कहानी भी रचवाया कि नेताजी की मृत्यु जो है वो हवाई जहाज दुर्घटना में हुई। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा उसकी और उसकी बेटी गद्दार इंदिरा गांधी ने उस पर ठप्पे भी लगवाए, तब भी देश को शांति नहीं, आज भी शांति नहीं है। तो जब जो है तो सुभाष चंद्र बोस को पहले ही इसने जो है वो ठिकाने लगवा दिया और रास्ते से हटवा दिया। कांग्रेस में एक जो है वो सरदार पटेल थे, और बीच में छोटे ये आपके सीता वीरमैया, पट्टा वीरमैया, जेबी कृपलानी थे, इनको भी ये मोहनदास करमचंद ने दबा दिया। तो बस अब एक रह गया वो जिन्ना, जो कि कांग्रेस में था, तो उसको एक टुकड़ा देकर उसको शांत करना था। तो ये धार्मिक आधार बने थे, ये सत्ता की छीना झपटी और जो नेहरू की जो सत्ता हथियाने की हवस का दुष्परिणाम है। इसीलिए जब बांटने की बात आई तो एक अंग्रेज था, वो उसका नाम था रेडक्लिफ कभी भी मौके पर नहीं गया। वो अपने घर में ही बैठे एक लकीर उसने खींच दिया। और ये भी समझने की जरूरत है, इस विभाजन का सबसे अधिक शिकार वो क्षेत्र हुए या उनको दंडित किया गया जिन्होंने विभाजन का विरोध किया। जो विभाजन के समर्थक रहे उन पर विभाजन का असर जो है वो बिल्कुल नहीं पड़ा, भारत में भी पाकिस्तान में। ये देखिए, जिन लोगों ने विभाजन का समर्थन किया वो सबसे अधिक जो है इसके शिकार हुए। अब कुछ तो घरों में उसके आंगन भी बांटे गए, माने बंटवारे की जो दीवार है वो आंगन से भी गुजरी है। इस हद तक नीचता की गई। तो अंग्रेज तो जाने वाले थे 30 जून 1948 को, लेकिन इतनी जल्दी वो सत्ता हथियाने की हवस इतनी हावी हो गई, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमको सत्ता मिला है नेहरू की। तो रेडक्लिफ को लगाया और सीधे उसने
उसने लकीर खींची और मौके पर गया ही नहीं, और जो है ये उसकी त्रासदी सामने आई। 25 से 30 लाख लोग मारे गए, 3 करोड़ से ऊपर घर उजड़े। इतना बड़ा हत्यारा नेहरू और ये मोहनदास करमचंद गांधी, देश कैसे भूल जाएगा? उसका राहुल गांधी कहता है कि भारत जोड़ो, तो हमारे भारतीय भाई बहन जो भारत जोड़ो का निकला, इसको रास्ते भर काले झंडे दिखाइए कि देश को टुकड़े टुकड़े करने वाला, पाकिस्तान बनवाने वाला तो तुम्हारे बाप के नाना और मोहनदास करमचंद गांधी, और तुम आज बोल रहे हो कि भारत जोड़ो। बस उस दिन का इंतजार करिए कि हमारे सभी भारतीय भाई बहन एक हो करके ये सारी जो शक्तियां हैं, विखंडनकारी शक्तियां हैं राजनीतिक दल में, इनको शून्य करेंगी ईवीएम मशीन पर। ये बीजेपी वाले जितने हमारे जैसा मैंने बताया था कि ये जीएनपीसी की तरह हमारे सुभाष चंद्र बोस हों, भगत सिंह हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, अशफाकुल्लाह हों, खुदीराम बोस हों, और श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई हों, या श्रीमती रानी चंद्रमा हो, श्रीमती रानी कडली हों, सुब्रमण्यम भारती हों, इनको कभी भी ये सामने नहीं लाते, इनकी जीवनी के विषय में नहीं बताते, इनकी महान योगदान से देश को परिचय नहीं करवाते। ये बार बार देश के साथ गद्दारी करने के लिए सिर्फ जो है गोडसे को लाते हैं। गोडसे गद्दार नहीं है, लेकिन गोडसे को लाना गद्दारी है। इसलिए गद्दारी है कि गोडसे का नाम लाते ही जो है वो जीएनपीसी, जो इस देश के सबसे बड़ी गद्दार है और इस देश को बांटने वाली है, वो अपना इसी गोडसे के जरिए अपना पाप धुलती है, और पाप धुलने का उसको एक तर्क मिल जाता है कि यही गोडसे वो गांधी को मारा। और जीएनपीसी का पाप धुलने के लिए आरएसएस ने खुद जो है वो गोडसे का इस्तेमाल किया। जैसा कि मैंने बताया ना कि भाई जो साजिश करके मोहनदास करमचंद गांधी ने इसको नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाया। और देखिए यही नहीं, तमाम सोशल मीडिया पर, यहाँ तक बीबीसी, बताइए बीबीसी भारत का दुश्मन चैनल, एक बार निकाला था कि इस बात को कबूला कि गांधी ने आखिर सरदार पटेल की अपेक्षा नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनवाया, बीबीसी बोला था। और तर्क उसने क्या दिया कि गांधी जी ने जवाब दिया कि ये नेहरू जो है पटेल की अपेक्षा जो है अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है। अब बताइए, हमारे देश के लोगों ने कुर्बानी दे करके, अपनी जान दे करके अंग्रेजों को भगाया, और फिर से ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी फिर एक अंग्रेज ला दिया। और जितने बड़ी साजिश के जरिए इन सबों ने सत्ता हथियाई और उसको प्रधानमंत्री बनवाया, दूसरी बड़ी साजिश की कि इसका पूरा इंजाम जो है वो जिन्ना साहब के मत्थे में बढ़ा। इस साजिश में सभी पार्टियां शामिल है, सभी पार्टियां शामिल है, आम आदमी, समाजवादी, आरजेडी, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, और जो है आपके और ये टीडीपी, एआईएडीएमके, डीएमके, वाईएसआरसी, इस साजिश में सभी शामिल हैं कि नेहरू की गद्दारी को ढकने में और जिन्ना साहब के मतलब मरने, इसमें सभी शामिल। लेकिन हमारी आवाम जागृत हो और इन सबको पहचाने। तो कोई भी पार्टी जो है वो नेहरू का और गांधी का नाम नहीं लेती, और हमेशा जो है वो जिन्ना साहब के ऊपर, और इस पाप को ढकने का कई तरह सब देते हैं। एक तो धर्म के आधार पर ये देश नहीं बटा, ये बटा है सिर्फ सत्ता की हवस को पूरा करने, वो भी
गद्दार जवाहरलाल नेहरू की, उसका दुष्परिणाम, धर्म का आधार पर हमारे देश के 90% इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों ने विभाजन का विरोध किया है और भारत के विभाजन का प्रस्ताव खुद कांग्रेस ने पास किया हुआ है अपनी कार्य समिति के भी द्वारा और अपने जो उसकी आम सभा जनरल बॉडी के द्वारा, दोनों के द्वारा। तो हमारे देश के लोग खुद फैसला करें कि जो खुद देश को बांटने का प्रस्ताव पास कर रही है, उसका इल्जाम कैसे ये मर सकते हैं इनके ऊपर, जिन्ना साहब के ऊपर। और ये भी सवाल करें कि ये तथ्य तुमने छुपाया क्यों? ये हमारे देश, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम इन कांग्रेसियों से, इन बीजेपी वालों से, इन आरजेडी वालों से, इन आम आदमी पार्टी वालों से और इसे जो है वो इन समाजवादी पार्टी वालों से, टीएमसी वालों से, एनसीपी वालों से, शिवसेना वालों से, टीडीपी वालों से, वाईएसआरसी वालों से, डीएमके वालों से, एआईडीएमके सबसे, कि यह तथ्य जो है जनता में क्यों छिपाया कि कांग्रेस ने खुद देश बांटने का खुद प्रस्ताव पास की हुई। ये कांग्रेस ही बांटने वाली है और कितना झूठ, कितना साजिश किया जो है अपना इंजाम किसी और के सर पर मत कर कोई पार्टी बोलती है। इसलिए ये सब पार्टियां कितनी, जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने पहचान की है, बिल्कुल 100% सही है। इस देश की बहुत बड़ी गद्दार और इस देश की काले अंग्रेजों से भी अधिक वो खतरनाक। और इसके लिए ये संगीत रागी कह रहा है, देखिए जातिवाद इस देश का सबसे बड़ा एक अभिशाप है, जहर है हर तरह से, और हमारी भारतीय एकता के रास्ते का सबसे बड़ा वो रोड़ा है। ये पावर थोड़ा इसका कम हो गया है, तो ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और भी इसके हैं तो थोड़े पावर की इसमें शॉर्टेज है, तो खैर कोई बात नहीं है, आगे भी ये बोला जाएगा और ये विषय बहुत लंबा है, बहुत तो उपयोगी है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।